नमस्कार। आबू रोड कॉलेज से मैं इंदु आसेरी। आज का हमारा ई लेक्चर का विषय है रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत। प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, वॉकर, जेबी से, मार्शल, फिशर, पिगू आदि अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में माने जाते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन से मानी जाती है। उसके पश्चात डेविड रिकार्डो, फिशर ने जैसे अपना मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया, इसी तरह मार्शल जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रकाशन किया। उस समय क्लासिकल अर्थशास्त्र और क्लासिकल सिद्धांत अपने चरम शिखर पर पहुंच गए थे। 1930 तक क्लासिकल सिद्धांत अपने चरम पर था और 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से पहले तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ही सब तरफ कार्य करता था। लेकिन 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद किन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की। लेकिन उससे पूर्व तक क्लासिकल अर्थशास्त्र अपने चरम पर था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है और वही मान्यताएं उसकी विशेषताएं भी है। इसमें सबसे पहली मान्यता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि अर्थव्यवस्थाएं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाएं हैं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जहां सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर है। जहां प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह भी मानते थे कि मुक्त बाजार में विदेशी व्यापार नगण्य है। इसी तरह वो ये मानते थे कि श्रम बाजार और पूंजी बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। पूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य श्रम बाजार जहां श्रम को खरीदने और बेचने वाले असीमित होंगे। इसी तरह वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य है कि वस्तु और सेवाओं को खरीदने वाले भी असीमित होंगे। इसी तरह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हमेशा विद्यमान रहता है। यह क्लासिकल थ्योरी की एक विशेषता मानी जाती है कि वो ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था जब साम्य स्थापित करती है, एक दी हुई मजदूरी पर रोजगार चाहने वाले सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहेगी। इसी तरह अगली मान्यता, मजदूरी दरों और कीमतों में नम्यता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि यदि किसी कारण से बेरोजगारी है तो मजदूरी दरों में कमी करके उस बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र से के बाजार नियम पर आधारित था। से का बाजार नियम, पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। आज हम ये मानते हैं कि मांग स्वयं अपनी जो है मांग के अकॉर्डिंग हम पूर्ति करते हैं। लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते थे कि पूर्ति अपने आप मांग उत्पन्न कर लेती है। जैसे ही किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उस वस्तु और सेवा के लिए मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वो ये मानते थे कि अति उत्पादन हो ही नहीं सकता है, अति उत्पादन असंभव माना गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को तटस्थ मानते थे। मुद्रा को सिर्फ मूल्य का मापक मानते थे
वस्तु और सेवाओं के विनिमय के लिए ही मुद्रा कार्य करती थी। इसके अलावा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र विद्यमान रहता है। बाजार स्वतंत्र है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए मांग और पूर्ति अपने आप कीमत प्रणाली के द्वारा समायोजित हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य बातों को भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्थिर मानते थे, जैसे टेक्नोलॉजी स्थिर रहेगी, बचत निवेश स्थिर रहेंगे, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन मान्यताओं और विशेषताओं के दिए हुए होने पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र आय और रोजगार के संतुलन को स्थापित करता है। हम सबको एक साथ देखें इससे पहले हम क्लासिकल अर्थशास्त्र के अलग अलग घटकों को अलग अलग देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं मुद्रा और कीमत स्तर के मध्य संबंध को। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा और कीमत के मध्य संबंध को फिशर और जेएस मिल के सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया गया। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो फिशर ने दिया, उसमें यह बताया गया कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। मुद्रा की पूर्ति में यदि परिवर्तन किया जाता है तो कीमत स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। मुद्रा की मात्रा को यदि बढ़ाया जाएगा तो कीमत भी बढ़ जाएगी। मुद्रा की मात्रा को यदि घटाया जाएगा तो कीमत भी घट जाएगी। इस तरह मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध बताया गया। समीकरण देखें तो समीकरण है MV बराबर PT। MV मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है, मुद्रा की मात्रा को, और PT कीमत स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस रेखा चित्र में यह जो रेखा है यह मुद्रा की मात्रा और कीमत के मध्य संबंध को प्रदर्शित कर रही है। यदि इस ई बिंदु पे देखा जाए तो मुद्रा की पूर्ति OM और कीमत स्तर OP है। यदि मुद्रा की पूर्ति को OM से बढ़ाकर OM1 कर दिया जाए तो कीमत भी OP से बढ़कर OP1 हो जाएगी। इसी तरह यदि मुद्रा की पूर्ति को OM से घटाकर OM0 कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी OP0 हो जाएगा। इस तरह मुद्रा और कीमत के मध्य प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध बताया गया। अब हम बात करते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज की। ब्याज को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने एक महत्वपूर्ण घटक माना। ब्याज के माध्यम से बचत और विनियोग में समानता स्थापित की जा सकती है। अब बचत और ब्याज दर, इन दोनों में कैसा संबंध है? बचत और ब्याज दर में धनात्मक संबंध कहा गया कि यदि ब्याज दर ऊंची होगी तो बचत भी ज्यादा होगी, अगर ब्याज दर कम है तो बचत भी कम होगी। इसके विपरीत निवेश और ब्याज दर को ऋणात्मक संबंध वाला प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बताया कि यदि ऊंची ब्याज दर है तो निवेश कम होगा, अगर ब्याज दर नीची है तो निवेश अधिक होगा। समीकरण के रूप में हम देखें तो यह बचत की समीकरण है S = फंक्शन ऑफ R, जो कि बचत और ब्याज दर के मध्य धनात्मक संबंध को प्रदर्शित कर रही है। दूसरी समीकरण I = फंक्शन ऑफ R, जो निवेश और ब्याज दर के मध्य संबंध को बता रही है। जहां बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं वहां ब्याज की दर का निर्धारण होता है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में II निवेश का मांग वक्र है और SS बचत का वक्र है। निवेश जो रेखा है यह ब्याज दर के साथ ऋणात्मक संबंध को बता रही है,
जबकि ऊपर की ओर बढ़ती हुई बचत रेखा ब्याज के साथ धनात्मक संबंध को बता रही है। इन दोनों के इस ई बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है, जहां ब्याज दर OR और बचत व निवेश यहां इतना RE के बराबर स्थापित होता है। यदि किसी कारण से OR1 ब्याज दर पर निवेश R1A और बचत R1B असंतुलन की स्थिति हो जाए कि जहां निवेश कम और बचत ज्यादा, तो अतिरिक्त बचत को खपाने के लिए ब्याज दर को कम करना ही पड़ेगा और संतुलन पुनः ई बिंदु पर आ जाएगा। इसी तरह यदि नीचे की ओर असंतुलन की स्थिति आती है तो नीचे ब्याज दर पर बचत कम और निवेश ज्यादा है। अतिरिक्त निवेश को संतुलित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ेंगी और स्वतः संतुलन ई बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। तो यह था प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज। अब हम बात करते हैं क्लासिकल सिद्धांत में मजदूरी की, रोजगार की और उत्पादन की। प्रतिष्ठित सिद्धांत में मजदूरी को रोजगार का घटक माना गया। क्लासिकल अर्थशास्त्री यह मानते थे कि जो रोजगार है वो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति पर निर्भर करता है। श्रम की मांग मजदूरी पर निर्भर करती है और श्रम की पूर्ति भी मजदूरी पर ही निर्भर करती है। श्रम की मांग और मजदूरी के मध्य ऋणात्मक संबंध बताया गया। इसका तात्पर्य यह है कि श्रम की मांग और मजदूरी के मध्य ऋणात्मक संबंध होने पर मजदूरी के ऊंचा होने पर श्रम की मांग कम होगी, मजदूरी के नीचे होने पर, कम होने पर श्रम की मांग अधिक होगी। इसी तरह श्रम की पूर्ति और मजदूरी के मध्य भी धनात्मक संबंध यहाँ बताया गया है। अगर मजदूरी ऊंची है तो अधिक काम करने के लिए श्रमिक तैयार होंगे तो श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी, और अगर मजदूरी नीची है तो श्रम की पूर्ति कम होगी, क्योंकि नीची मजदूरी पर कम रोजगार या कम कार्य करने के लिए लोग तैयार होंगे तो श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी। तो श्रम की मांग और मजदूरी के मध्य ऋणात्मक और श्रम की पूर्ति व मजदूरी के मध्य धनात्मक संबंध बताया गया। यहाँ मजदूरी को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी दो भागों में बांटा। मौद्रिक मजदूरी जो उन्हें मुद्रा के रूप में मिलती है, लेकिन वास्तविक मजदूरी जो मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर के अनुपात के द्वारा निकाली जाती है। हम समीकरण में वास्तविक मजदूरी का प्रयोग कर रहे हैं। यह श्रम का मांग का समीकरण है। DL इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ W/P। यह ऋणात्मक संबंध को स्थापित कर रहा है। दूसरी समीकरण है पूर्ति की समीकरण। श्रम की SL इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ W/P। जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वहां रोजगार का निर्धारण होता है। रोजगार का निर्धारण हो जाता है तो जितने श्रमिक रोजगार में लगेंगे वो कार्य करेंगे पूंजी के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के साथ, तकनीक के साथ, तो दिए हुए उत्पादन फलन पर एक उत्पादन निर्धारित हो जाएगा, जिसे इस समीकरण के द्वारा बताया गया है। Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ LKNT। यहाँ श्रम की पूर्ति या रोजगार के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं उन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री स्थिर मानते थे कि पूंजी स्थिर रहेगी, प्राकृतिक संसाधन स्थिर रहेंगे, तकनीकी स्थिर रहेगी। श्रम की मात्रा में कमी या बेसी करके उत्पादन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना। इसे यदि रेखाचित्र के रूप में देखा जाए तो इस रेखाचित्र में दो भाग हैं, ए और बी भाग। ए भाग में एक उत्पादन फलन दिया हुआ है। इस उत्पादन फलन पर अर्थव्यवस्था उत्पादन का कार्य करेगी, और बी भाग में रोजगार निर्धारण को बताया गया है।
DL श्रम का मांग वक्र है, SL श्रम का पूर्ति वक्र है। दोनों ई बिंदु पर संतुलन स्थापित करते हैं जहां ON1 रोजगार का निर्धारण होता है और वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है OWP1। इस ON रोजगार के लगे होने पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है OQ1 के बराबर। अगर किसी कारण से वास्तविक मजदूरी बढ़ जाए तो यहां देखिए श्रम की मांग तो कम हो गई और श्रम की पूर्ति अधिक हो गई। ऊंची मजदूरी पर श्रम की मांग कम है अर्थात रोजगार सिर्फ ON0 को ही मिलेगा। तो इस ON0 रोजगार के आधार पर उत्पादन कम होगा। पहले OQ1 था, अब OQ0 ही होगा। तो इस तरह रोजगार, श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति, मजदूरी और उत्पादन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये था प्रतिष्ठित सिद्धांत में मजदूरी, रोजगार व उत्पादन। हमने देखा कि अलग अलग हिस्से को कि मुद्रा की पूर्ति, कीमत स्तर आपस में कैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं, उत्पादन कैसे हो रहा है, श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति कैसे है। अब पूरी अर्थव्यवस्था किस प्रकार साम्य स्थापित करती है इसे हम देखते हैं। हम पहले देख चुके हैं। इन सब बिंदुओं के द्वारा हम एक अर्थव्यवस्था के संतुलन को देखते हैं। कुल उत्पादन और रोजगार क्षेत्र में संतुलन, श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति में संतुलन, मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन, बचत और निवेश में संतुलन। इस संतुलन को दो तरह से हम देख सकते हैं, बचत और निवेश रहित संतुलन और बचत और निवेश सहित संतुलन। पहले हम बचत और निवेश रहित संतुलन को देख लेते हैं। इस संतुलन को हम वास्तविक और मौद्रिक दोनों भागों में देखते हैं। आप देखिए इस रेखा चित्र का जो ये हिस्सा है A और B हिस्सा, यह वास्तविक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये और ये हिस्सा मौद्रिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा ON1 रोजगार का निर्धारण हुआ और वास्तविक मजदूरी का निर्धारण हुआ। ON1 रोजगार के द्वारा OQ1 उत्पादन निर्धारित होता है। ये अभी हमने पिछले चित्र में देखा था। ये जो C और D भाग है यह मौद्रिक क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। MV मुद्रा का पूर्ति वक्र है। अर्थव्यवस्था में जब OQ1 उत्पादन है और मुद्रा की पूर्ति यह दी हुई है तो कीमत स्तर OP1 निर्धारित होता है। OQ1 वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के आधार पर OP1 कीमत स्तर तय किया जाता है। यह OP1 कीमत स्तर और OW1 मौद्रिक मजदूरी को प्रदर्शित करने वाली यह वास्तविक जो है मजदूरी रेखा है W/P, जो मौद्रिक मजदूरी OW1 तथा कीमत स्तर OP1 के आनुपातिक संबंध को प्रदर्शित कर रही है। तो यह है बचत और निवेश रहित अर्थशास्त्र का संतुलन, अर्थव्यवस्था का संतुलन। अब हम देखते हैं कि यदि बचत और निवेश को सम्मिलित कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार संतुलन में होती है। यहाँ रेखा चित्र में 5 भाग है। यह 5वां हिस्सा बचत और निवेश को प्रदर्शित कर रहा है। संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था इस तरह से संतुलन में होती है जहां ON1 पूर्ण रोजगार के साथ OW/P वास्तविक मजदूरी, OQ1 उत्पादन, OP1 कीमत स्तर और OW1 मौद्रिक मजदूरी के साथ निवेश और बचत के आधार पर OR1 या OP1 ब्याज दर के साथ अर्थव्यवस्था बचत और निवेश सहित संतुलन में है। यह तो है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में किस तरह संतुलन में होती है। अब हम देखते हैं
कि इन घटकों में से यदि किसी में भी कोई परिवर्तन हो जाए तो अर्थव्यवस्था का संतुलन किस तरह से प्रभावित होता है। हम सबसे पहले देखते हैं श्रम की पूर्ति में यदि परिवर्तन हो जाए तो अर्थव्यवस्था का संतुलन किस तरह से प्रभावित होता है। यदि श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो वास्तविक और मौद्रिक मजदूरी दोनों ही कम हो जाएगी, क्योंकि श्रम की पूर्ति में परिवर्तन का मतलब है एक दी हुई मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्लासिकल अर्थशास्त्री ये मानते थे कि मौद्रिक और वास्तविक मजदूरी में कटौती कर देनी चाहिए, जिससे जो बेरोजगार है उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए श्रम की पूर्ति में बढ़ोतरी होने से मौद्रिक व वास्तविक मजदूरी में कटौती कर रोजगार में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाता है। रोजगार जब बढ़ जाएगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा लेकिन कीमत स्तर जो है वो कम हो जाएगी। इसे हम निम्न रेखा चित्र से देख सकते हैं। पहला संतुलन यहाँ ई बिंदु पर ON1 रोजगार, OQ1 उत्पादन, OP1 कीमत और OW मजदूरी। अगर श्रम की पूर्ति बढ़ती है तो जो पूर्ति वक्र है श्रम का वो ऊपर की ओर विवर्तित हो जाएगा, श्रम का पूर्ति वक्र नीचे की ओर विवर्तित हो जाएगा और हमारा संतुलन ई बिंदु से E1 बिंदु से E2 बिंदु पर आ जाएगा। यहाँ वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। ON1 की बजाय अब ON2 रोजगार प्राप्त कर रहा है अर्थव्यवस्था में। अब ON2 जब रोजगार है तो उत्पादन बढ़ जाएगा। पहले उत्पादन था OQ1 जबकि अब बढ़कर OQ2 हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा बढ़ गई लेकिन मुद्रा की पूर्ति का स्तर तो वही है, तो उत्पादन बढ़ गया लेकिन मांग हमारी उतनी ही है, तो कीमत स्तर जो है वो पीछे की ओर आ जाएगा। कीमत OP1 से शिफ्ट होकर OP0 पे आ जाएगी। कीमतें कम हुई, मौद्रिक मजदूरी भी कम हुई, तो इस हिस्से में यह जो है जो W और P की आनुपातिक रेखा है यह भी परिवर्तित होकर नीचे की ओर आ जाएगी और नया संतुलन जो है वो नीची मजदूरी और कम कीमत के साथ इस बिंदु पर स्थापित होगा। तो यह था कि यदि अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति में परिवर्तन किया जाए तो रोजगार, उत्पादन, कीमत स्तर, मौद्रिक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी पर क्या असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि श्रम की मांग में यदि परिवर्तन किया जाए तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रम की मांग तब बढ़ती है जब हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो हमारा उत्पादन फलन है वह भी ऊपर की ओर विवर्तित होगा। श्रम की मांग उत्पादनकर्ता बढ़ाते हैं, श्रम की मांग में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, कमी नहीं देख रहे। श्रम की मांग यदि बढ़ जाए, मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे रोजगार में वृद्धि होगी ही होगी। मांग बढ़ी है इसलिए मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी दोनों में बढ़ोतरी होगी। उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि रोजगार बढ़ा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है इसलिए कीमत स्तर कम हो जाएगा। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से यदि देखें तो देखिए DL और SL के आधार पर पहला संतुलन E पे था, लेकिन श्रम की मांग के बढ़ने पर नया संतुलन यहां हो गया। ON2 रोजगार हो गया, यहां वास्तविक मजदूरी बढ़ गई। ON2 रोजगार के बढ़ने पर और उत्पादन फलन के ऊपर की ओर विवर्तित होने पर उत्पादन OQ1 के मुकाबले बढ़कर OQ2 हो जाएगा। उत्पादन आपका OQ2 है लेकिन मुद्रा की पूर्ति इतनी ही है तो कीमतें
पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएंगी और कीमत स्तर OP1 के मुकाबले घटकर OP0 हो जाएगा। और इस बी भाग में कीमत की कमी और मौद्रिक मजदूरी की बढ़ोतरी को इस नए बिंदु के द्वारा, यहां संतुलन बिंदु होगा इनका, और OW2 मजदूरी और OP0 कीमत के साथ बताया गया है। यह था श्रम की मांग में यदि परिवर्तन हो जाए तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है, रोजगार क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यदि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो उसका अर्थव्यवस्था के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह मानते थे कि मुद्रा सिर्फ मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम है, तो उसका उत्पादन, रोजगार, मजदूरी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो देखिए, यह संतुलन दिया हुआ है। मुद्रा की पूर्ति MV, अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाए, M1 V1 कर दिया जाए, यह वक्र यहां से ऊपर की ओर विवर्तित हो जाए, तो इसका प्रभाव इस तरफ जाए तो उत्पादन वो का वो, रोजगार भी वही रहता है, वास्तविक मजदूरी भी वही है। मतलब A और B भाग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमतें OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है और नीचे D भाग में देखें तो OP2 कीमत और OW2 मौद्रिक मजदूरी के साथ संतुलन बताया गया है। यह था मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है लेकिन यूनियन, श्रमिक संगठन यह तय कर ले कि हम तो एक निश्चित मजदूरी पर ही कार्य करेंगे, कठोर द्रव्य मजदूरी हो जाए कि इससे नीची मजदूरी पर हम काम करेंगे ही नहीं, तो अर्थव्यवस्था किस तरह से संतुलन स्थापित करती है। तब पूर्ण रोजगार क्या अर्थव्यवस्था प्राप्त कर पाती है। इसे अगर हम देखें तो देखिए, इस रेखा चित्र में सबसे पहला संतुलन ये इस डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है। ON1 रोजगार, OQ1 उत्पादन, OP1 कीमत और OW1 मौद्रिक मजदूरी और OP1 कीमत स्तर के साथ। अब यदि संगठनों के द्वारा यह तय कर दिया जाता है कि OW2 मौद्रिक मजदूरी पर ही श्रमिक काम करेंगे, तो उसका प्रभाव क्या होगा। मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी तो वास्तविक मजदूरी भी बढ़ेगी। वास्तविक मजदूरी के OWP1 से OWP2 होने पर, यहां देखिए, इसके आधार पर ऊंची मजदूरी होते ही श्रम की मांग कम हो जाएगी, ऊंची मजदूरी होते ही श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी। श्रम की मांग तो घटकर ON0 रह गई, जबकि श्रम की पूर्ति बढ़कर ON2 हो गई, क्योंकि ऊंची मजदूरी पर रोजगार लेने के लिए उत्पादनकर्ता कम तैयार है, जबकि ऊंची मजदूरी पर काम करने को बहुत ज्यादा लोग तैयार हैं। तो इसका तुरंत प्रभाव ये हुआ कि N0 और N2 के बराबर लोग बेरोजगार हो गए। मांग सिर्फ इतनी है तो रोजगार में भी सिर्फ ON0 लोग ही लगेंगे। ON0 लोगों के लगने पर उत्पादन कम हो गया, क्योंकि रोजगार में लोग कम हैं तो उत्पादन भी कम हो गया। उत्पादन कम है लेकिन मुद्रा की पूर्ति तो उतनी की उतनी है। उत्पादन कम है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। OP1 से कीमत स्तर बढ़कर OP2 हो गया। तो कठोर द्रव्य मजदूरी का प्रभाव ये हुआ कि N0, N2 बेरोजगार हो गए। कीमतों में OP1 की बजाय OP2, P1, P2 के बराबर कीमत स्तर में वृद्धि हो गई। तो अब क्या किया जाए। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि इस बेरोजगारी को दूर किया जा सके।
अगर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो उससे पुनः संतुलन इस ई बिंदु पर आ जाता है, रोजगार ON1 हो जाता है, उत्पादन OQ हो जाता है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने पर कीमतें वापस OP2 से OP1 पे नहीं आती। मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमत स्तर OP2 से बढ़कर OP3 हो जाता है और यहां संतुलन इसी OW2 मौद्रिक मजदूरी और OP3 कीमत स्तर के साथ इस बिंदु पर होता है। तो यह है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत, आय का सिद्धांत। यह प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत 1930 की विश्वव्यापी मंदी तक सभी अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करता रहा, लेकिन 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद किन्स ने इस सिद्धांत की कटु आलोचनाएं की, कई बिंदुओं पर आलोचनाएं की। से के बाजार नियम पे आलोचना की, मजदूरी कटौती के लिए आलोचना की, उन्होंने अपना अलग सिद्धांत दिया। तो जिन जिन बिंदुओं पर किन्स ने इस प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की वो बिंदु हैं से का बाजार नियम। किन्स का कहना था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा नहीं करती है, अर्थव्यवस्था में मांग के अनुरूप पूर्ति की जानी चाहिए और ऐसा ही नियम होता है। और आज हम इसी अनुरूप चलते हैं। मांग, बाजार में मांग देखी जाती है और उसके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है। दूसरा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की इस बात पे आलोचना की गई कि वो कहते थे मजदूरी दर में कटौती से बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। किन्स ने ये कहा कि यदि मजदूरी दर में कटौती करेंगे तो उसका प्रभाव मांग पे पड़ेगा। मजदूरी कम होगी तो बाजार की मांग भी कम होगी। जब मांग कम होगी तो अगला उत्पादन भी कम होगा, बेरोजगारी दूर होने की बजाय बढ़ जाएगी। तो मजदूरी दर में कटौती बेरोजगारी को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसी तरह उन्होंने ये माना कि पूर्ण रोजगार और संतुलन अर्थव्यवस्था के लिए राज्य का, सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। स्वचालित अर्थव्यवस्थाएं नहीं होती है। अर्थव्यवस्था की बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के द्वारा, मुद्रा की पूर्ति में संतुलन के द्वारा, व्यापार नीति बनाकर किसी भी तरह से सरकार हस्तक्षेप करके कीमतों में उतार चढ़ाव को, रोजगार के निर्धारक घटकों को प्रभावित करती ही है। इसलिए अर्थव्यवस्थाओं में राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य बताया गया। आगे किन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना इस बात पे भी की कि बचत और विनियोग में संतुलन ब्याज की दर से नहीं होता। आय जो है वो दो भागों में बढ़ती है, या तो उसे उपभोग कर लिया जाता है या उसे बचा लिया जाता है। तो जो बचत है वो प्रत्यक्ष रूप से आय के ऊपर निर्भर करती है, ना कि ब्याज के ऊपर। इसलिए ब्याज और बचत व विनियोग के जो साम्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया, उस बात के लिए किन्स ने उनकी आलोचना की। किन्स ने यह भी कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो एक काल्पनिक और मिथ्या धारणा है। अर्थव्यवस्थाएं पूर्ण प्रतियोगी नहीं होती है। कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण प्रतियोगी बाजार के रूप में विद्यमान नहीं होता है, वहां अपूर्ण प्रतियोगिताएं पाई जाती है। किन्स ने इस बात के लिए भी प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की कि वो व्यापार चक्र की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। व्यापार चक्र में जो उतार चढ़ाव होते हैं, तेजी की स्थिति आती है, मंदी की स्थिति आती है, उस समय अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकती है, इन व्याख्याओं को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र देने में असमर्थ रहा। किन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की इस रूप में भी आलोचना की कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को वास्तविक और मौद्रिक दो भागों में बांट दिया, जबकि इस तरह से वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इन दोनों को सामूहिक रूप में लेकर भी संतुलन को प्रदर्शित कर सकते हैं। किन्स ने अपने समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा
अपना अलग सिद्धांत इसी रूप में दिया। फिर किन्स ने यह भी बताया कि पूर्ण रोजगार की अवस्था सामान्य स्थिति नहीं होती है। अर्थव्यवस्था जिस समय संतुलन में होती है, जरूरी नहीं कि पूर्ण रोजगार हो ही हो। पूर्ण रोजगार के बजाय कुछ मात्रा में बेरोजगारी संभव है। किन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना इस बात के लिए भी की कि यह सिद्धांत दीर्घकालीन सिद्धांत है, जबकि दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाते हैं। सिद्धांत अल्पकालीन होने चाहिए। इसी तरह साधनों के अपव्यय और आवंटन का भी इसमें अभाव बताया गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस बात के लिए भी आलोचना की गई कि उन्होंने मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की जो महत्ता है उसकी भी उपेक्षा की। उन्होंने तो मुद्रा को ही तटस्थ माना, मुद्रा की मांग की अपूर्ण व्याख्या की। इसलिए आधुनिक युग में प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो कई कमियों के साथ आलोचना का पात्र बनता रहा। अब हम बात करें कि ये जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, यह बेरोजगारी के हल के लिए उपाय देता है। तो भारत में तो बहुत बेरोजगारी है, भारत में भी कीमत स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिष्ठित सिद्धांत लागू किया जा सकता है या उसकी कुछ प्रासंगिकता हमारी अर्थव्यवस्था में मानी जा सकती है? इसकी यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उसका उचित हल इस सिद्धांत के अनुसार तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का ही अभाव है। हम मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। बचतें ब्याज दर पर निर्भर नहीं करती है। यह तो सार्वभौमिक सत्य है कि जो आय है वो दो भागों में बटेगी, इसलिए आय के ऊपर बचतें निर्भर करेगी। और हमारे यहाँ लोगों की आय कम है, इसलिए बचतें भी कम होती है। तो छोटी छोटी बचतों को महत्व दिया जाना आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो सरकारी हस्तक्षेप होता ही है। सारी नीतियां सरकार के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती है, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र सरकारी हस्तक्षेप को नकारता था। मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष जो संबंध बताया है आनुपातिक, वह भी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कीमत स्तर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। फिर भी कुछ बिंदुओं पर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी सार्थकता को देखा जा सकता है। जैसे जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था, उसी के अनुरूप हमारे यहाँ तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, उसके अनुरूप मुद्रास्फीति के जो सिद्धांत है हमारी अर्थव्यवस्था में लागू होते हैं। रिकार्डो का जो श्रम का मांग और पूर्ति वक्र है, पूर्ति विश्लेषण है, उसके आधार पर हमारे यहाँ का जो श्रम का मांग का जो रूप है और जो श्रम की पूर्ति का विश्लेषण है वो उससे मिलान करता है। इसी तरह मार्शल ने बचत की वृद्धि को श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के लिए आवश्यक माना। यह हमारे यहाँ लागू होता है, क्योंकि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी कम होती है, उसे उभारने के लिए बचतों में वृद्धि अनिवार्य मानी गई है। तो यह था हमारा आज का आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है।